हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि क्लास 9th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर सेशन 2025 और 26 के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, मैं इस वीडियो में पूरा स्टोरी आपको बताऊंगा फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरू से लेकर एंड तक की। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और उसके बाद ही कुछ कहना कि हाँ भाई ये चैप्टर समझ नहीं है आपने जैसे भी समझाया। तो मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरे देखते हैं तो आपका ये चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ भाई 1789 यानी कि 1789 के एक बहुत पुराने समय में, और वहाँ सुबह का समय था। ठीक है, और पूरे के पूरे पेरिस में, पेरिस क्या है भाई आपका फ्रांस की राजधानी, तो पूरे के पूरे पेरिस में बेचैनी फैली हुई थी और वहाँ पर अफवाहें उड़ रही थी कि राजा जो है जनता पर हमला करवा सकता है। और पूरे एक तरीके से मानिए कि शहर में डर का माहौल था। जो लोग थे वो सड़कों पर उतर आए थे, जितनी भी सरकारी इमारतें थी वो तोड़े जाने लगी थी, और जो लोग थे वो हथियार ढूंढ रहे थे। और जो बेस्टाइल था, जिसको एक तरीके से मान लीजिए राजा का किला, उस पर भी हमला किया गया, उसके कमांडर को मार दिया गया, और जितने भी कैदी थे जो कि उसी देश के थे उन सभी को आज़ाद कर दिया गया। और बेस्टाइल जो कि लोगों के लिए एक तानाशाही का, एक शासन का प्रतीक बन चुका था, उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। इस बीच में आम जनता रोटी की बढ़ती कीमतों से भी परेशान थी। और यह घटना सिर्फ एक विरोध नहीं था, आप ये समझिए कि यहीं से शुरुआत होती है इस क्रांति की, यानी कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन की। और यहीं से ये जो क्रांति है, क्रांति की शुरुआत से लेकर के एंड तक जाएगी, जहां तक राजा को फांसी तक दी जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है हम इस चैप्टर में कवर करेंगे कि भाई कैसे क्या क्या हुआ। ये हो गया थोड़ा सा इंट्रो। ओके, तो चलिए अब समझते हैं। तो चलिए अब जरा समझते हैं कि उस वक्त की जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो कैसी थी। तो लुई 16 जो था, एक तरीके से राजा जो थे, लुई 16 ने 1774 में गद्दी संभाली। लेकिन उस समय फ्रांस की जो आर्थिक हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी, क्योंकि उस समय बहुत ही बड़े बड़े युद्ध वगैरह हो रहे थे। अमेरिका को आज़ादी दिलाने में मदद करने के कारण जो फ्रांस था उसका खजाना जो था वो खाली हो चुका था, यानी कि अमेरिका को आज़ाद कराने में फ्रांस की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और उस भूमिका को निभाते निभाते फ्रांस ने अपना खजाना खाली कर लिया। राजा ने नए नए टैक्स लगाए, जिससे जो आम लोग थे उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बोझ बढ़ गया। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, देश को पैसा चाहिए, और देश को पैसा कहाँ से मिलेगा भाई? आम लोगों से ही मिलेगा। तो राजा ने क्या किया कि यहाँ पर टैक्स लगाए, और टैक्स लगाने के साथ साथ में क्या किया, लोगों पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया। उस समय का जो समाज था वो 3 अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द थर्ड स्टेट, यानी कि आम जनता। ओके, चलिए अब बात करते हैं किसान वर्ग की। तो भाई उस वक्त की जो किसान वर्ग की जो आबादी थी, यानी कि आप ये समझिए जो थर्ड स्टेट आप देखते हैं वो 90% आबादी का हिस्सा था। लेकिन उनके पास ज़मीन बिल्कुल भी नहीं थी, यानी कि वो जितनी भी ज़मीनें थी वो किसी कब्जे में रहा करती थी, चाहे वो अमीर घर हो या फिर वो चर्च हो या फिर जितने भी रईस थे उनके अंडर में ज़मीन रहा करती थी। और वो जो 90% किसान थे वो उन ज़मीनों पर काम करा करते थे। ऊपरी के जो 2 वर्गों की बात मैं करता हूँ तो उनको शुरू से ही, जन्म से ही विशेष अधिकार मिले हुए थे, जैसे कि उनको टैक्स नहीं देना था। और जो थर्ड स्टेट आप देखते हैं उनको सीधा और सीधा एक तरीके से लोग डायरेक्ट टैक्स देते थे। तो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि जो ऊपर का जो आपका एक तरीके से वर्ग है क्लर्जी वाला, है बेसिकली जो पादरी वर्ग होता है, यानी कि जो चर्च से जुड़ा होता है, और नोबिलिटी यानी कि जो एक तरीके से अभिजात, और यानी कि जो रईस लोग होते हैं उनके पास पूरा का पूरा मतलब बहुत सारे अधिकार थे, और वो लोग टैक्स वगैरह नहीं भरते थे। यानी कि सारा का सारा जो टैक्स का पैसा भरना था वो किसको भरना था भाई? जो गरीब लोग थे, और जिनकी आबादी कितनी, 90% आबादी थी। आप खुद ही सोचिए कि कैसा उस टाइम माहौल था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक, यानी कि द स्ट्रगल टू सर्वाइव। यानी कि धीरे धीरे आबादी जो थी वो बढ़ रही थी, लेकिन अनाज का जो प्रोडक्शन था वो उतना नहीं था। और आप ये समझिए कि उस वक्त जो ब्रेड था, ब्रेड मतलब आप रोटी समझ सकते हैं, लेकिन रोटी भारत के हिसाब से अलग होता है और वहाँ के हिसाब से ब्रेड आपने देखा होगा। खैर, तो जो ब्रेड था, जो आम लोगों का मुख्य भोजन था, उसकी जो कीमतें थी वो तेज़ी से बढ़ रही थी। और जो मजदूर काम करते थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कम मजदूरी मिलती थी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो अमीर थे और जो गरीब थे उनके बीच की जो बीच का जो डिफरेंस था, बेसिकली जो भी इकोनॉमिक डिफरेंस था वो बढ़ता ही चला जा रहा था, एक गहरी खाई बनती जा रही थी। जब कभी सूखा या मान लीजिए ओले वगैरह पड़ते तो जितनी भी फसलें थी वो तबाह हो जाती थी, और लोगों का जो जीवन था वो और भी ज़्यादा संघर्षहीन बन जाता था। समझ आया आपको? चलिए, इसी बीच में क्या होता है, एक नया मिडिल क्लास भी उभर आता है। जैसे कि मान लीजिए अभी भी भारत में बहुत ही बड़ा एक जो लोगों का जो ग्रुप है वो मिडिल क्लास का आप देखते हैं। तो ऐसे ही फ्रांस में भी ऐसा हुआ कि एक नया मिडिल क्लास भी उभर रहा था, जो पढ़ा लिखा था और आर्थिक रूप से मजबूत था। यानी कि वो किसानों के से थोड़ा सा अप आप कह सकते हैं, लेकिन नोबिलिटी से थोड़ा सा नीचे आप इनको कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, विदेशी व्यापार और कपड़े के व्यापार से अपनी संपत्ति में बहुत ज़्यादा एक तरीके से बढ़ोतरी करी। और अब थर्ड स्टेट में भी वकील,
वकील, अफसर और मान लीजिए जो भी प्रोफेशनल होते हैं, टीचर्स वगैरह, वो शामिल हो चुके थे। यानी कि जो थर्ड स्टेट आप देखते थे, थर्ड स्टेट में मैंने आपको कौन से बताए थे, किसानों वाला वर्ग बताया था, उसी वाले वर्ग में मिडिल क्लास में कुछ लोग जो थे वकील हो गए, कोई अफसर हो गया या फिर टीचर्स वगैरह हो गए, वो भी शामिल हो गए। यानी कि थर्ड स्टेट में और भी लोग जुड़ गए एक तरीके से, थोड़े अलग टाइप के लोग। ये लोग मानते थे कि किसी को जन्म से विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बेसिकली वो लोग नोबिलिटी और क्लर्जी को एक तरीके से यहाँ पर निशाना बना रहे थे, बल्कि ये लोग ऐसा मानते थे कि समाज में जो स्थान है एक तरीके से योग्यता जो है एक तरीके से वो मेरिट पर तय होनी चाहिए। कि आप ये समझिए कि जो भी आपका समाज में स्थान है वो आपकी योग्यता के आधार पर ही तय होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई पैदा हुआ और वो राजा बन गया, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। ऐसा कौन मानता था, वो मिडिल क्लास मानती थी। ठीक है, तो रूसो जो थे एक बहुत बड़े एक तरीके से फिलोसफर थे। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच सरकार का एक विचार दिया। और एक और थे, और साथ में ही जो मॉन्टेस्क्यू थे, इन्होंने भी क्या किया, पावर्स को 3 अलग अलग एक तरीके से उसकी ब्रांचेस में बांटा, जिसमें आपने एग्जीक्यूटिव सुना होगा, लेजिस्लेचर सुना होगा और जुडिशरी सुना होगा। इसके जरिए क्या किया, उन्होंने पावर्स को अलग अलग बांटा। और इन्हीं विचारों पर बाद में यूएसए ने भी अपनी सरकार बनाई थी। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहाँ पर हो रही थी भाई, फ्रांस वगैरह में हो रही थी। ठीक है, अब चलते हैं भाई अगले टॉपिक पे, यानी कि द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। अब आते हैं उस मोड़ पर जब क्रांति ने एक तरीके से जोर पकड़ा। यानी कि फ्रांस में राजा के पास अकेले टैक्स लगाने की ताकत नहीं थी, उसे बुलानी पड़ती थी और उसके लिए एक वो सभा बुलाता था, जिसके लिए एक तरीके से मान लिया उसमें क्या होता, जो एस्टेट जनरल्स थे वो आते थे, जिसमें तीनों वर्ग के प्रतिनिधि होते थे। जो तीनों वर्ग मैंने आपको बताया, क्लर्जी, नोबिलिटी और एक मैंने कौन सा बताया आपको, थर्ड स्टेट। तो इसके लिए उसको एक सभा बुलानी पड़ती थी। तो 5 मई 1789 को लुई 16 ने इस सभा को बुलाया ताकि एक नया टैक्स को लागू किया जा सके। अब जो थर्ड स्टेट के लोग थे उसमें शिक्षित और संपन्न लोग भी आए, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे कि वकील हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, टीचर्स वगैरह हो गए, वो लोग भी आए। लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो जो स्टार्टिंग वाले जो रूल्स वगैरह थे उसमें क्या था कि उसके तहत हर वर्ग को सिर्फ एक वोट दिया गया था। ठीक है, और जो थर्ड स्टेट था उसने एक नई व्यवस्था मांगी कि हर सदस्य को एक वोट मिला जाए। यानी कि लेकिन हुआ क्या कि जब उनकी मांग को ठुकरा दिया गया तो उन्होंने एक तरीके से मान लीजिए कि यहाँ की जो सभा थी वो छोड़ दी गई एक तरीके से। ठीक है, और जब तक फ्रांस का एक संविधान नहीं बनता वो वापस नहीं लौटेंगे। यानी कि आप ये समझिए कि इस ग्रुप में जो 3 लोग थे, 3 लोग में आपने दोनों की बात सुनी लेकिन थर्ड वाले की नहीं सुनी। जो थर्ड वाला था आपका, उनकी संख्या भी ज़्यादा थी, तो उन लोगों ने बोला भाई कि हर सदस्य को एक वोट दिया जाए। लेकिन राजा ने इस बात को नहीं माना, और नहीं माना तो इसकी वजह से जो थर्ड स्टेट था बेसिकली, जिसमें पढ़े लिखे लोग थे, वकील से, इन लोगों ने बोला भाई कि जब तक संविधान नहीं बन जाता है तब तक हम आपके साथ नहीं लौटेंगे बेसिकली। ठीक है, और इसी समय में क्या हुआ था कि उन लोगों ने एक अलग एक तरीके से मान लीजिए ओथ लिया, जिसको हम कहते हैं टेनिस कोर्ट ओथ, जहां पे राजा की शक्तियां सीमित करने की पहली एक बहुत बड़ी ठोस पहल स्टार्ट हुई। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि यहां से ही क्या हुआ, कहानी में एक बहुत ही ज्यादा एक तरीके से रोमांचक मोड़ आया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है भाई। तो पीजेंट रिवॉल्ट एंड द नेशनल असेंबली एक्शन। तो अब तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी कि जो थर्ड स्टेट है वो नॉर्मल सी बात है, वो चाहता है कि संविधान वगैरह बने और हमें भी पावर्स मिले। ठीक है, तो उधर जनता की हालत और बिगड़ रही थी इसी के साथ साथ में ही, और जो सर्दी जो थी इस वक्त की वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कड़ी हो चुकी थी, और जो रोटी की कीमतें थी वही बहुत ज़्यादा एक तरीके से मानिए कि आसमान छू रही थी, और लोग की घंटों एक तरीके से लाइन में लगे रहते थे खाने के लिए एक तरीके से, क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से भुखमरी वाला मामला चल रहा था, और पूरे यूरोप का ही ये हाल था। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं भाई फ्रांस की। फिर फैलने लगी एक और अफवाह बेसिकली कि इसमें क्या था कि जमींदारों ने जो लुटेरे थे उनको भेजा और फसलें बर्बाद करने को बोला। ठीक है, और डर और गुस्से में क्या हुआ कि किसानों ने क्या किया कि जो भी अन्न जो थे गोदामों के एक तरीके से मान लीजिए उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो भी गोदाम वगैरह हैं उनको ऊपर कब्जा करके इन सब चीज़ों को छीन लिया जाए और खाने के लिए अपना व्यवस्था कर ली जाए। ठीक है, और इसके बाद ही क्या होता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत और देखने को मिलती है कहाँ पर भाई, फ्रांस में, क्योंकि यहाँ पर भुखमरी इतने चरम पर थी अपने कि जो लोग थे उनको खाना वाना मिल नहीं रहा था। इसीलिए उनको ये कदम उठाना पड़ा कि भाई जो भी जमींदारों के जो भी वेयर हाउसेस थे जहाँ पर अनाज वगैरह रखा था, वहाँ पर लोगों ने एक तरीके से हमला करना स्टार्ट कर दिया खाने को लेकर के। तो आपने ऐसा फिल्मों में भी अक्सर देखा होगा कि जब भीड़ जो है बहुत ही ज़्यादा बेकाबू हो जाती है बेसिकली, जब खाना पीना बिल्कुल ही नहीं मिलता है, तो वो ऐसे ही तरीकों को अपनाती है। ठीक है, तो इस बेकाबू माहौल में क्या हुआ कि जो राजा थे उस टाइम कौन थे भाई, लुई 16, उन्होंने आखिरकार नेशनल असेंबली को मान्यता दी। नेशनल असेंबली कौन सी, जिन्होंने उस टेनिस कोर्ट ओथ में सभा एक तरीके से शपथ वगैरह ली थी, तो उसी को एक तरीके से मान्यता दी और माना कि अब उसकी जो शक्ति है बेसिकली वो संविधान द्वारा नियंत्रित हो जाएगी। तो आप ये समझिए कि आपका जो
फ्रांस है वो क्या बनने जाने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने वाला है, यानी कि मोनार्की के साथ साथ में वो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा। तो 4 अगस्त 1789 को कुछ निर्णय हुए। पहला तो ये हुआ कि जो फ्यूडल सिस्टम है वो ख़त्म किया जाएगा। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है कि भाई बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं जो लॉर्ड्स खरीदते हैं और उसके भीतर में जो किसान है वो काम करता है, ठीक है। जो एक टैक्स होता है कौन सा वाला, तीथ जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली ये किसानों से लिया जाता है, उनकी उपज का 10वां हिस्सा लिया जाता है। इस चीज़ को समाप्त किया गया, यानी कि अब जो चर्च है वो टैक्स नहीं ले सकता है, और साथ में जो चर्च की जो ज़मीनें थी वो भी जब्त कर ली गई। तो ये आप 3 फैसले समझ सकते हैं, यहीं से स्टार्ट हुआ जब लोगों ने बहुत ही बड़े स्तर पर एक तरीके से यहाँ पर आंदोलन वगैरह किया। तो उसके बाद 3 बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए, ठीक है। अब चलते हैं भाई अगले टॉपिक पे, जिसमें है भाई फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन 1791। तो भाई अब 1791 में क्या हुआ कि नेशनल असेंबली जो थी उसने फ्रांस का पहला संविधान एक तरीके से तैयार किया, और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि जो भी राजा हैं, राजा की जो शक्तियां हैं वो सीमित कर दी जाए। और यहीं से उन लोगों ने क्या किया कि जो सत्ता थी वो 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दी। पहली थी लेजिस्लेचर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, एंड द थर्ड इज जुडिशरी। और इसी के साथ में आप ये समझिए कि जो आपका फ्रांस है वो क्या बन गया भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि आप ये समझिए संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि राजा भी रहेगा लेकिन संविधान के हिसाब से रहेगा, ठीक है। और जितने भी वहाँ पे लोग थे उनको वोटिंग का एक तरीके से राइट मिल गया, लेकिन शर्तें यही थी कि जो पुरुष थे, बेसिकली केवल वही पुरुष जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और जो 3 दिन की मजदूरी जितना टैक्स दे देते हैं वो ही वोट दे सकते थे। तो ये एक यहाँ पर क्या था कि वोट डालने के लिए एक मतलब लिमिटेशंस थी कि केवल वही मेल वोट कर सकता है जिसकी जो एज है 25 ईयर से ज़्यादा है, और साथ में ही वो 3 दिन की मजदूरी जितना टैक्स दे देता है, तो वही लोग वोट कर सकते हैं। और यहीं से स्टार्ट हुई भाई संविधान की डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन से, जिसमें कहा गया कि हर इंसान को जन्म से ही मिलते हैं जीवन का अधिकार, बोलने की आज़ादी और कानून के सामने समानता। बेसिकली यहाँ पर कुछ राइट्स दिए गए लाइफ से जुड़े हुए, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया, और साथ में ही जो भी कानून है उसके सामने सभी लोग अब क्या हो जाएंगे भाई, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि राजा महाराजा जो भी अफसर वगैरह हैं वो सब इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया गया भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ओके, चलिए अब जानते हैं भाई कि जो फ्रांस है आपका वो रिपब्लिक कैसे बना है। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, और रिपब्लिक का एक और मतलब होता है कि जब आपका हेड ऑफ द स्टेट जो है वो चूज किया जाए, यानी कि अभी जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है, राजा है। तो ये चूज करके थोड़ी आया है। जैसे कि मान लीजिए भारत आप देखते हैं तो भारत में हेड ऑफ द स्टेट कौन है भाई, प्रेसिडेंट है, तो उनको भी एक तरीके से चूज करा जाता है इलेक्शन के जरिए। तो उस देश को ही क्या बोलते हैं, हम रिपब्लिक बोलते हैं, ठीक है। तो अभी भी जो हालात थे वो अभी शांत नहीं हुए थे, और 1792 में नेशनल असेंबली ने क्या किया, ऑस्ट्रिया और प्रशिया के खिलाफ एक तरीके से युद्ध की घोषणा कर दी, और जितने भी पुरुष थे वो सभी लड़ने चले गए युद्ध में, और जो महिलाएं थी उन्होंने घर और बच्चों की जो जिम्मेदारी थी उनको संभाला। लोगों को लगा कि जब ये क्रांति जो है भी अधूरी है, क्योंकि 1791 का जो संविधान था वो सिर्फ अमीरों को राजनीतिक अधिकार देता था, ठीक है। और इसी वक्त एक और मतलब आप ये समझिए कि एक और क्लब नया जुड़ा, यानी कि शक्ति का केंद्र। बेसिकली आप ये समझिए कि एक पॉलिटिकल ग्रुप आया जिसको बोलते हैं जैकोबिन क्लब, जिसमें जो शामिल थे वो कौन कौन से लोग थे भाई, जो कारीगर हो गए, दुकानदार हो गए, मजदूर हो गए। तो ये जो सब जो लोग थे इनको सेंस क्लोथोस कहा जाता था, यानी कि जिन्होंने घुटनों तक की जो पतलून नहीं पहनी हो उनको मतलब ऐसा कहा जाता। और ये आदमी ये जो थे वो आम आदमी के प्रतीक बेसिकली बन गए। कौन से क्लब के, जैकोबिन क्लब के। यानी कि आप ये समझिए कि एक और यहाँ पर पॉलिटिकल ग्रुप आया, कहाँ पर भाई, फ्रांस में, जैकोबिन क्लब करके, ठीक है। और 10 अगस्त 1792 में क्या हुआ कि जैकोबिन्स ने क्या किया कि राजा के महल पर हमला किया और उसे कई घंटों तक बंधक बना करके रखा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर शुरू में फिर से यहाँ पर चुनाव हुए, और इस बार 21 ईयर से ऊपर के जो जितने भी पुरुष हैं उन सभी को मतदान का अधिकार दिया गया, और 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र को भी यहाँ पर समाप्त कर दिया, और फाइनली जो फ्रांस है आपका वो क्या बन गया भाई, एक गणराज्य घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर जो आपका फ्रांस है वो क्या बन गया, एक रिपब्लिक स्टेट बन गया, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर जो मोनार्की सिस्टम आप देखते हैं उस मोनार्की सिस्टम को हटा दिया, और इसी के साथ में यहाँ पर क्या बन गया भाई आपका एक ये रिपब्लिक कंट्री बन गया। और इसी के साथ एक चीज़ बहुत बड़ी घटना ये हुई कि जो लुई 16 थे उनको देशद्रोह के आरोप में दोषी पाया गया, और फाइनली उनको फांसी दे दी गई। तो भाई आपने देखा जो क्रांति उस वक्त जो स्टार्ट हुई इतने छोटे स्तर पे, उस क्रांति ने क्या किया भाई, राजा तक को यहाँ पर फांसी दे दी। इसीलिए फ्रांस रेवोल्यूशन को ना, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत ही बड़ी एक तरीके से मतलब क्रांति कहा जाता है आधुनिक विश्व में, और शुरुआत के भी विश्व में, सॉरी आधुनिक विश्व में तो नहीं, एकदम शुरुआत के विश्व में।
ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फ्रांस के राजा को फांसी दे दी गई और फाइनली जो आपका फ्रांस है वो क्या बन गया भाई, रिपब्लिक बन गया। ओके, अब चलते हैं भाई अगले समय पे, यानी कि 1793 से लेकर के 1794 द रेन ऑफ टेरर। ठीक है, तो क्रांति जो थी अपने एकदम सबसे मुश्किल वाले दौर पर थी, एक तरीके से भयावह दौर पर बेसिकली प्रवेश कर चुकी थी, जिससे हम क्या कहते हैं भाई, रेन ऑफ टेरर कहते हैं। रॉबस्पियर जो थे वो अब सत्ता में थे, जिसने क्या किया कि उस व्यक्ति को शत्रु घोषित किया जो उसकी नीतियों के खिलाफ था। बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति था रॉबस्पियर जो क्या कहता था कि भाई जो भी मेरे खिलाफ है वो सीधा उसको हम क्या करेंगे, वो हमारा दुश्मन बन जाएगा। और इसने क्या किया कि ऐसे ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो उसके मतलब अगेंस्ट में रहा करते थे और सीधा उनको कोर्ट में पेश किया, और अगर वो दोषी पाया जाता तो इसको गुलोटिन से मार दिया था। गिलोटिन, सॉरी क्या बोला मैंने, गिलोटिन। तो गिलोटिन आपने देखा भी होगा, आपको फोटो में समझ आ गया होगा, जो फोटो यहाँ पर दिख रही है तो यही है गिलोटिन। तो गिलोटिन एक मशीन थी जिसमें क्या होता था, दो खंभों के बीच में बेसिकली एक तेज धार वाली ब्लेड होती थी, उसके नीचे किसी का सर रखते थे और वो नीचे आती थी और किसी का सर कट जाता था। ठीक है भाई, तो ये ऐसा किया किसने, रॉबस्पियर वाले ने के समय में 1793 से 1794 के बीच में। इसीलिए इसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है कि जो हमारे खिलाफ होगा उसको हम क्या कहते हैं, गिलोटिन से उसको मार देंगे बेसिकली। ठीक है, और इसी के साथ में जो रॉबस्पियर था उसने बहुत ही बड़े बड़े कानूनों में बदलाव किए, जैसे कि मान लीजिए वेतन जो थी और जो कीमतें थी उसकी बेसिकली उसके ऊपर सीमा वगैरह लगा दी। रोटी और मांस का जो मांस पर जो था एक तरीके से राशन में ऐड कर दिया। जो सफ़ेद मैदा था उसको बैन कर दिया, और जो लोग थे एक तरीके से मान लीजिए उनको नागरिक कहकर बुलाया जाने लग गया, यानी कि सिटीजन कहेंगे हम। पहले तो इनको थर्ड स्टेट में कहते थे बेसिकली। तो इसने कुछ ऐसे ऐसे बदलाव किए। ठीक है, लेकिन बहुत जल्द क्या हुआ कि ज़्यादा सख्ती ही उसकी कमजोरी बन गई, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से पावर को अपना मतलब मजबूत करने की कोशिश करी कि भाई जो भी मेरे खिलाफ होगा हम उसको मार देंगे। तो फाइनली क्या हुआ कि 1794 के जुलाई में क्या होता है कि उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फाइनली उसको भी आप जान करके हैरान होंगे कि भाई इसको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया और इसको भी मार दिया गया। समझ रहे हैं कहने का मतलब। तो भाई ये घटना घटी इस वक्त रेन ऑफ टेरर के टाइम पर। इसी बीच में अगला टॉपिक है हमारा द डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, यानी कि अब संविधान जो है, अब एक नया संविधान यहाँ पर बना। कहाँ पर भाई, फ्रांस में। और अब जो सत्ता संभाली गई वो किसके द्वारा संभाली गई, जो भी मिडिल क्लास में जो वेल्दी ग्रुप था, जो अमीर ग्रुप था, उसके जरिए संभाली गई। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार भी बड़ी खामी थी। इस बार भी जैसे कि मान लीजिए रॉबस्पियर को हटा दिया, लुइस 16 को हटा दिया, लेकिन अब जो नई सरकार बनी है बेसिकली, जो डायरेक्टरी रूल आया है यहाँ पर, इसमें भी बहुत सारी कमियां थी। और जो भी गरीब थे, जो भूमिहीन वर्ग था बेसिकली, इनको भी वोट देने का अधिकार नहीं मिला है। ठीक है, जैसे कि उस टाइम जो टैक्स देते थे उनको मिला हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा जो पुरुष हैं केवल उनको दिया गया। लेकिन इस बार किसको नहीं मिला भाई, कि जो गरीब हैं और जो भूमिहीन वर्ग वाला, जिसके पास जमीन बेसिकली नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये भी एक कमी बन गई। और इस समय की जो सरकार थी वो दो अलग अलग विधायी परिषदों और एक डायरेक्टरी से बनी थी, जिसमें क्या होता था कि जो समूह होता था बेसिकली काम करने वाले सदस्यों का, वो 5 के रूप में होता था, कि इसमें 5 सदस्य कार्य करते थे। और ये जो व्यवस्था थी एक राजनीतिक अस्थिरता का बेसिकली शिकार हो गई, और जिसका फायदा उठाया भाई सैनिकों ने। किसने, सैनिकों ने। और यहाँ वो सैनिक कौन था भाई, नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि भाई बना कौन, फ्रांस का एक तानाशाह। समझिए कहने का मतलब, यानी कि उसने क्या किया, जो डायरेक्टरी रूल था इस तक को हटा दिया। किसने भाई, नेपोलियन बोनापार्ट ने। और उसने फ्रांस पर कब्जा किया, और पूरे के पूरे फ्रांस पर कब्जा के साथ साथ में आसपास के जितने भी देश थे ना, जितने भी आप बॉर्डर से उसके मिलते जुलते थे, उन सभी पर धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, किसने भाई, नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो ये था भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ी बहुत कहानी जो भी थी। अब जरा बात करते हैं कि जो औरतें थी उस वक्त की वो क्या करती थी। तो भाई जवाब यही है इसका कि महिलाएं भी इस क्रांति की जो थी वो मुख्य भागीदार थी, यानी कि थर्ड स्टेट की महिलाएं जो थी वो काम करती थी और परिवार संभालती थी, लेकिन उनके पास ना शिक्षा थी और ना ही कोई प्रशिक्षण था। ठीक है, उन्हें पुरुषों से बहुत ही कम वेतन दिया जाता, और महिलाओं ने अपने राजनीतिक क्लब और अखबार शुरू किए, जिसमें से सबसे जो प्रसिद्ध था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमन। इन्होंने मांगा भाई, क्या क्या मांगा भाई, पहला तो यही मांगा तो राइट टू वोट मांगा, और साथ में इन्होंने भी पॉलिटिकल रूप में एक तरीके से जो भी हक वगैरह चाहिए बेसिकली राजनीतिक पद जो है वो इन्होंने डिमांड करी। ठीक है, और जो भी क्रांतिकारी जो सरकार थी बेसिकली उसके लेकर के काफ़ी सुधार किए गए, जैसे कि स्कूलिंग जो था उसके लिए अनिवार्य कर दिया। जो तलाक है बेसिकली इसको वैध बनाया गया। पहले अवैध था कि भाई तलाक देना अवैध होगा, लेकिन इन्होंने क्या बोला भाई कि जो तलाक है इसको भी लीगल करना चाहिए, और जो भी छोटे मोटे व्यवसाय हैं उसको चलाने की आज़ादी देनी चाहिए। किसको भाई, महिलाओं को। ठीक है, लेकिन
रेन ऑफ टेरर में महिला क्लब जो थे वो बंद कर दिए गए थे और बहुत ही लंबी लड़ाई के बाद क्या हुआ कि 1946 में क्या हुआ कि फ्रांस की महिलाओं को भी वोट का अधिकार मिला। तो आपने जब रेन ऑफ टेरर जो मैंने आपको बताया था 1793 से 1794 वाला में, जब वाला बंदा था जो चला रॉबेस्पियर बेसिकली, तो उसने क्या किया था कि जो भी महिलाओं के क्लब्स वगैरह थे, बेसिकली क्लब का कहने का मतलब ये कि इनका जो ग्रुप था बेसिकली उसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो महिलाओं ने भी अपनी आज़ादी के लिए एक तरीके से रेवोल्यूशन वगैरह किया और फाइनली 1946 में फ्रांस की जो महिलाएं थी उनको भी यहां पर क्या मिल गया भाई, इनको भी वोट डालने का अधिकार मिल गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं द एवोल्यूशन ऑफ द स्लेवरी, यानी कि जैकोबिन सरकार का सबसे बड़ा सामाजिक सुधार। तो जब जैकोबिन क्लब जो आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, उस सरकार ने सबसे बड़ी चीज़ ये करी कि जो भी गुलामी हुआ करती थी उस वक्त की, उसको बहुत ही गलत माना गया बेसिकली, और उसका अंत कर दिया गया। और 17वीं शताब्दी में जो स्लेवरी बेसिकली जो स्टार्ट हुई थी, यानी कि आप ये समझिए कि अफ्रीका के जो लोग थे उनको वहाँ से खरीदा जाता था और उनको जहाज़ों में जंजीरों में बांधकर कैरेबियन लाया जाता था, और वो एक तरीके से चीनी, कॉफ़ी और नील के बागानों में काम करते थे, और एक तरीके से मान लीजिए कि उनकी जो दशा थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इस चीज़ को ख़त्म किया किसने भाई, जो जैकोबिन क्लब वाली जो सरकार थी उसने इस चीज़ को ख़त्म किया। तो 1794 में कन्वेंशन ने बेसिकली सभी फ्रांसीसी जो कॉलोनी थी बेसिकली जहाँ पर गुलामी हुआ करती थी उसको ख़त्म कर दिया। और नेपोलियन जब आया उसने, तो भाई उसने क्या किया, वापस से इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया कि भाई अभी भी जो गुलामी है वो चलती रहेगी। लेकिन फाइनली 1848 में क्या हुआ कि फाइनली हमेशा के लिए गुलामी यहाँ से ख़त्म कर दी गई थी। तो इस वक्त में ये भी सब चीज़ें हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ही, यानी कि एक सरकार जो थी जैकोबिन थी उसने क्या किया कि उसने ख़त्म किया, लेकिन नेपोलियन जब आया तो उसने वापस से स्टार्ट कर दिया। लेकिन फाइनली 1848 में आप ये समझिए कि पूरे तरीके से जो गुलामी की जो व्यवस्था थी, जिसमें अफ्रीका के लोगों को खरीदा लाया जाता था और इनको बगानों में काम करवाया जाता था, इस चीज़ को पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए तो यही था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, जिसमें आपने समझा भाई कि पूरा का पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन के में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। ठीक है, अब आखिरी टॉपिक है आपका द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो इसने सिर्फ राजनीति नहीं बदली, बेसिकली इसने आम लोगों की ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि भाई बहुत सारे इनको अधिकार दे दिए गए, बहुत सारी जो सेंसरशिप थी वो इनको हटानी पड़ गई। यानी कि आप ये समझिए कि 1789 में बेसिकली जो सेंसरशिप हटा दी गई थी, मतलब पहले लगाई गई थी, उसको हटा दिया गया। तो अब जो यहाँ का प्रेस था वो आज़ाद हो गया, यानी कि वो अपनी जो बात है वो खुल करके रख सकते थे। जो मैंस थे या फिर जो लोग थे उनको बहुत सारे अधिकार वगैरह दे दिए गए, अभिव्यक्ति की आज़ादी दे दी गई। और जो भी एक तरीके से मानिए कि जो पहले विशेष अधिकार हुआ करते थे नोबिलिटी के पास या फिर जो चर्च के पास, उन सभी चीज़ों को हटा दिए गए थे। यानी कि आप ये समझिए कि यहाँ पर जो लोग थे उनको बहुत ही बड़े रूप में यहाँ पर फ्रीडम वगैरह मिलनी स्टार्ट हो गई। ठीक है भाई, तो यही था हमारा पूरा का पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसको मैंने काफ़ी आसान भाषा में समझाया मेरे हिसाब से। तो अगर आपको ये चैप्टर पूरे तरीके से समझ आ गया है तो आप कुछ भी कमेंट में लिख सकते हैं, थैंक यू वगैरह जो भी हो। खैर, मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और एक और बात, आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं ताकि हम जो सिलेबस कंटिन्यू कर रहे हैं उसको मैं और आगे बढ़ा सकूँ। तो इसके लिए मुझे सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि अगर आप साथ देंगे तो नॉर्मल सी बात है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लेकर के आऊँगा। ओके, तो चलिए बाय बाय, सी यू, टाटा।